नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। हु ओन्स द आर्टिक? आर्टिक रीजन से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स है जो आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव में इंपॉर्टेंट है। वैसे आर्टिक रीजन के बारे में आपको पता होगा, पोलर रीजन है, नॉर्थर्न मोस्ट पार्ट ऑफ अर्थ में लोकेटेड है। आर्टिक मतलब आर्टिक ओशन है, एडजेसेंट सीज है एंड 8 कंट्रीज के पार्ट्स है, लाइक यूनाइटेड स्टेट्स का अलास्का, कनाडा, फिनलैंड, ग्रीनलैंड ऑफ डेनमार्क, आइसलैंड, नॉर्वे, रशिया एंड स्वीडन। ये मैप देखिए दोस्तों, ये है नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल के सराउंडिंग आर्टिक ओशन है। आर्टिक ओशन से टोटल 8 कंट्रीज अपना बॉर्डर शेयर करता है। वेस्टर्न साइड से शुरू करते हैं कनाडा। कनाडा के नॉर्थर्न साइड में अलास्का है जो यूएसए का पार्ट है। यूएसए रशिया से अलास्का खरीदा था, ये बात आपको मालूम होगा। फिर रशिया का सबसे ज़्यादा बॉर्डर से दोस्तों पूरा जो ईस्टर्न साइड ऑफ आर्टिक ओशन है वो रशिया है। फिर नॉर्वे का स्वालबार्ड आइलैंड है, फिनलैंड, स्वीडन, आइसलैंड एंड डेनमार्क। आर्टिक रीजन में जो लैंड एरिया है उधर आपको वेरिंग स्नो एंड आइस कवर देखने को मिलेगा विथ प्रिडोमिनेंटली ट्रीलेस परमाफ्रोस्ट। परमाफ्रोस्ट मतलब क्या है? परमानेंटली फ्रोजन अंडरग्राउंड आइस कंटेनिंग टंड्रा। टंड्रा क्या है? टंड्रा एक टाइप का इकोसिस्टम है जहां ट्री ग्रोथ नहीं रहता है बिकॉज ऑफ फ्रिजिड टेम्परेचर्स एंड शॉर्ट ग्रोइंग सीजन्स। आपको आर्टिक रीजन में टंड्रा इकोसिस्टम देखने को मिलेगा। नाउ आर्टिक रीजन में जो बायोडाइवर्सिटी है उसमें प्लैंक्टन्स, फिश एंड मरीन मैमल्स, बर्ड्स, लैंड एनिमल्स, प्लांट्स, ह्यूमन सोसाइटीज वगैरह आपको देखने को मिलेगा। वैसे ये प्लैंक्टन मतलब क्या होता है? स्मॉल एंड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स है दोस्तों जो सी वाटर और फ्रेश वाटर में फ्लोट होते हैं। वैसे जू प्लैंक्टन एंड फाइटोप्लैंक्टन के बीच में मेजर डिफरेंस क्या है? जू प्लैंक्टन बेसिकली एनिमल है एंड फाइटोप्लैंक्टन प्लांट्स है। ठीक है। नाउ आर्टिक रीजन एक रेयर एंड यूनिक एरिया है दोस्तों अर्थ इकोसिस्टम का। आर्टिक रीजन में जो कल्चर है वो कोल्ड एंड एक्सट्रीम कंडीशन से अडेप्ट हुआ है। आर्टिक इंडिजिनियस पीपल है, उनके बारे में आपने सुना होगा। नाउ हाउ मच आइस डज द आर्टिक हैव? हिस्टोरिकली आर्टिक रीजन में रफली 14 to 16 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स आइस रहता है विंटर सीजन में, और सितंबर तक ये 7 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स तक रहता है। पर रीसेंट ईयर्स में ये जो नंबर्स है वो कम हुआ है। अब सबको पता है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आइस मेल्ट हो रहा है। ग्लोबल क्लाइमेट मॉडल्स ने ये प्रेडिक्ट किया है 21st सेंचुरी का एंड तक आर्टिक रीजन आइस फ्री हो जाएगा। कुछ मॉडल्स ने ये भी प्रेडिक्ट किया है मिड सेंचुरी तक आर्टिक रीजन आइस फ्री होगा। अब देखिए सी आइस डिक्लेन होने से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकता है आप इमेजिन कर सकते हो। एक तो सी लेवल राइज होगा जिसकी वजह से कोस्टल एरोशंस हो सकता है, कई सारे कोस्टल सिटीज पानी के नीचे आ जाएगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंटली आर्टिक रीजन में पोलर बेयर रहते हैं दोस्तों, इनका हैबिटेट कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा जिसकी वजह से इनका एक्सटिंक्शन भी हो सकता है। वैसे आपको पता होगा आर्टिक रीजन में पोलर बेयर रहते हैं और अंटार्कटिक रीजन में पेंगुइन्स रहते हैं। नाउ व्हाई इज आर्टिक सी आइस इंपॉर्टेंट? आर्टिक सी आइस पोलर रीजन्स को कूल रखता है एंड ग्लोबल क्लाइमेट को मॉडरेट करने में मदद करता है। आप सबको पता है सी आइस का जो सरफेस है ब्राइट रहता है, इसलिए 80% ऑफ सनलाइट को सी आइस रिफ्लेक्ट बैक करता है स्पेस की तरफ। और अगर ओशियंस की बात करें, ओशियंस 90% ऑफ सनलाइट को ऑब्जॉर्ब करता है, इस वजह से ओशियंस हीटअप होता है। जब ओशियंस हीटअप होगा तो आर्टिक रीजन का जो टेम्परेचर है वो भी इंक्रीज होता है। वैसे आर्टिक रीजन में 40 डिफरेंट इंडिजिनियस ग्रुप्स रहता है जिनके कल्चर, इकोनॉमी, वे ऑफ लाइफ सब डेंजर में आ जाएंगे अगर आइस डिक्लेन होगा तो। एट द सेम टाइम आर्टिक रीजन में सी आइस डिक्लेन होने से कुछ कंट्रीज को फायदा है बिकॉज इट ओपन्स ह्यूज कमर्शियल एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज particularly in shipping, energy, fisheries and mineral resources। देखिए आर्टिक रीजन में आइस के नीचे काफ़ी मिनरल रिसोर्सेस है, वो एक्सप्लोर कर पाएंगे अगर सी आइस रिट्रीट होगा तो। दूसरा उधर से एक शिपिंग रूट भी बन सकता है। आपने नॉर्थ एंड सी रूट के बारे में सुना होगा जो नॉर्थ अटलांटिक को नॉर्थ पैसिफिक से कनेक्ट करेंगे, सबसे शॉर्टेस्ट रूट होगा। जैसे कि आप इस मैप में देख सकते हो, रेड कलर में आपको दिख रहा है रशिया का ऊपर से। आप ही के हिसाब से इधर से जाना मुश्किल है क्योंकि पूरा आइस है, तो अगर सी आइस रिट्रीट हो जाता है तो ये शिपिंग रूट क्लियर हो जाएगा। ऐसा बोला जाता है 22% ऑफ वर्ल्ड्स अनएक्सप्लोर्ड रिसोर्सेस आर्टिक ओशन में है और मिनरल डिपॉजिट्स इंक्लूडिंग 25% ऑफ ग्लोबल रिसर्व्स ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट भी आर्टिक रीजन में है। वैसे रेयर अर्थ एलिमेंट्स मतलब क्या होता है? दे इंक्लूड 15 लैंथेनेट्स। लैंथेनेट्स मतलब क्या है? एटॉमिक नंबर्स 57 से लेके 71 तक लैंथेनेट सीरीज है दोस्तों।
लैंथेनाइट्स के अलावा दो और एलिमेंट है, स्कैंडियम एंड यूट्रियम। इन्हें रेयर अर्थ एलिमेंट्स करके क्लासिफाई किया हुआ है। इसके अलावा 13% ऑफ वर्ल्ड्स अनडिस्कवर्ड ऑयल, 30% ऑफ वर्ल्ड्स अनडिस्कवर्ड गैस, यूरेनियम, गोल्ड, डायमंड्स, रेयर अर्थ मिनरल्स, फिशरीज आर्टिक में अवेलेबल है। नाउ हु ओन्स द आर्टिक रीजन? आर्टिक रीजन में जितने बॉर्डर कंट्रीज है वो सारे आर्टिक रीजन को क्लेम करते हैं। इसमें रशिया, कनाडा, नॉर्वे एंड डेनमार्क का जो क्लेम्स है वो ओवरलैप करते हैं, मतलब कॉमन एरियाज को ये 4 कंट्रीज क्लेम करते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का भी क्लेम है दोस्तों, पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका UNCLOS का सिग्नेटरी नहीं होने की वजह से फॉर्मली क्लेम नहीं कर पा रहा है। UNCLOS मतलब क्या है? यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी। इस कन्वेंशन के अंडर जितने सिग्नेटरी कंट्रीज है वो अपने शोरलाइन से 370 किलोमीटर तक एरिया को क्लेम कर सकता है। अगर वो ये प्रूव कर पाता है कि 370 किलोमीटर के बाद का जो एरिया है इन्हीं का कॉन्टिनेंटल शेल्फ का पार्ट है, तो वहां भी क्लेम कर सकता है। अब ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ मतलब क्या होता है? देखिए, एक एक कंट्री का जो शोर लाइन है इधर से फिर पानी शुरू हो जाता है, ये बात आपको पता है। अब ये पानी के नीचे भी ये लैंड का एक्सटेंशन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, ये है शोर लाइन या फिर कोस्ट लाइन आप बोल सकते हो। अब कोस्ट लाइन से पानी है, पर पानी के नीचे भी यही लैंड का एरिया एक्सटेंडेड है, देख सकते हो ना इधर तक। इस एरिया को आप कॉन्टिनेंटल शेल्फ बोल सकते हो। इसके बाद कॉन्टिनेंटल स्लोप आ जाता है, ये जो स्लोप एरिया है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बोला? 370 किलोमीटर तक कोई भी कंट्री का फॉर्मल क्लेम रहता है। अगर कोई भी कंट्री ये प्रूव कर पाता है कि उनका कॉन्टिनेंटल शेल्फ का एक्सटेंशन 370 किलोमीटर के बाद भी है, तो वो एरिया भी वो कंट्री क्लेम कर सकता है। समझ गए? नाउ यूएसए UNCLOS का सिग्नेटरी नहीं है, उस वजह से ये 370 किलोमीटर का जो क्लेम है वो भी यूएसए कर नहीं पा रहा है, पर यूएसए चाहता है क्लेम करने के लिए। अभी के हिसाब से रशिया सबसे डोमिनेंट पावर है आर्टिक रीजन में, क्योंकि उनका लॉन्गेस्ट आर्टिक कोस्ट लाइन है, आप देख सकते हो। इसके साथ साथ चाइना भी एक इकोनॉमिक एडवांटेज ढूंढ रहा है दोस्तों। चाइना एक पोलर सिल्क रोड प्लान कर रहा है, जो उनका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक्सटेंशन होगा। तो वो ऑलरेडी पोर्ट्स, एनर्जी, अंडरसी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड माइनिंग प्रोजेक्ट्स में हेविली इन्वेस्ट कर चुका है। वैसे चाइना के पास ऑलरेडी एक आइस ब्रेकर है। आइस ब्रेकर मतलब क्या है? ऐसा शिप है जो आइस को ब्रेक करके आगे जा सकता है, ठीक है। और चाइना का आइस ब्रेकर का नाम है द ज़ुलोंग 2 और स्नो ड्रैगन 2। पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पास 5 आइस ब्रेकर्स है और रशिया के पास 51 आइस ब्रेकर्स है। वैसे चाइना का ज़ुलोंग 2 आइस ब्रेकर का कंस्ट्रक्शन के बाद यूनाइटेड स्टेट्स अपना प्रोडक्शन ऑफ आइस ब्रेकर्स इंक्रीज किया है। उनका प्लान ये है 2029 तक 3 और आइस ब्रेकर्स लॉन्च करेंगे। तो कुल मिला के कहने का मतलब यह है दोस्तों, आर्टिक रिसोर्सेज को कंट्रोल करने के लिए 3 कंट्रीज अभी के हिसाब से कॉम्पीट कर रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, रशिया और चाइना। तो आपको क्या समझ में आ रहा है? एक तरफ आर्टिक रीजन में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सी आइस जो है मेल्ट हो रहा है, और एक तरफ मेल्ट होने का वेट कर रहा है दूसरे कंट्रीज, ताकि उधर के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने के लिए। फाइनली इंडियाज आर्टिक पॉलिसी। वैसे देखा जाएगा तो इंडियाज एंगेजमेंट विद द आर्टिक रीजन 1920 में शुरू हुआ था, जब ब्रिटिश इंडिया स्वालबार्ड ट्रीटी साइन किया था पेरिस में। और स्वालबार्ड ट्रीटी साइन हुआ था नॉर्वे, यूएस, डेनमार्क, फ्रांस, इटली, जापान, नेदरलैंड्स, ग्रेट ब्रिटेन, आयरलैंड एंड द ब्रिटिश ओवरसीज डोमिनियंस एंड स्वीडन के बीच में। और ये स्वालबार्ड ट्रीटी स्पिट्सबर्गन से कंसर्न था। अब ये स्पिट्सबर्गन क्या है? मैंने आपको ये मैप में दिखाया था स्वालबार्ड। स्वालबार्ड आर्किपेलागो अभी के हिसाब से नॉर्वे का पार्ट है। स्वालबार्ड आर्किपेलागो में सबसे लार्जेस्ट आइलैंड है दोस्तों स्पिट्सबर्गन। तो स्पिट्सबर्गन स्वालबार्ड आर्किपेलागो का ओनली परमानेंटली इनहैबिटेड एरिया है। मोर देन 50% ऑफ एरिया कवर्ड विथ आइस है ऑल ईयर अराउंड, ठीक है। नाउ ये स्पिट्सबर्गन से कंसर्न था स्वालबार्ड ट्रीटी, ये आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तब से लेके इंडिया आर्टिक रीजन का डेवलपमेंट्स को क्लोजली मॉनिटर करते हैं। इंडिया अपना आर्टिक रिसर्च प्रोग्राम भी इनिशिएट किया था 2007 में विद ए फोकस ऑन क्लाइमेट चेंज इन द रीजन। तो बेसिकली आर्टिक रीजन में जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसी के बारे में रिसर्च करने के लिए, स्टडी करने के लिए इंडिया अपना आर्टिक रिसर्च प्रोग्राम इनिशिएट किया था 2007 में। आर्टिक रीजन बहुत ही सिग्निफिकेंट है दोस्तों, क्योंकि उधर से शिपिंग रूट्स है। जब ये आर्टिक सी आइस 100% रिट्रीट होगा तो ये शिपिंग रूट्स बहुत एक्टिव होने वाला,
और 2050 तक आपको ये देखने को मिलेगा जो मेजर कंट्री से वो आर्कटिक रीजन के नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने के लिए आपस में लड़ेंगे। वैसे इंडिया आर्कटिक काउंसिल का ऑब्जर्वर नेशन है 2013 से। आर्कटिक काउंसिल के बारे में आपने सुना होगा। आर्कटिक काउंसिल में वही सारे कंट्रीज है जो आर्कटिक रीजन में बॉर्डर शेयर करते हैं। नाउ इंडिया हैज बीन एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन मीटिंग्स ऑफ सीनियर आर्कटिक ऑफिशियल्स एंड कंट्रीब्यूटिंग टू द 6 वर्किंग ग्रुप्स ऑफ आर्कटिक काउंसिल। तो आर्कटिक काउंसिल के जो 6 वर्किंग ग्रुप्स हैं उसमें इंडिया कंट्रीब्यूट करते हैं और जितने मीटिंग्स वगैरह होता है वो भी इंडिया अटेंड करते हैं। तो कहने का मतलब ये है इंडिया आर्कटिक रीजन में जो डेवलपमेंट्स हो रहा है उसे क्लोजली मॉनिटर कर रहा है। वैसे इंडिया का जो आर्कटिक पॉलिसी है वो 6 सेंट्रल पिलर्स के ऊपर बेस्ड है। साइंस एंड रिसर्च, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, इकोनॉमिक एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, ट्रांसपोर्टेशन एंड कनेक्टिविटी, गवर्नेंस एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड नेशनल कैपेसिटी बिल्डिंग। ये भी आप ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों दैट्स इट। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। लेक्चर की पीडीएफ एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय। हैव ए नाइस डे।